काव्या के पिताजी बोलते हैं, अरे बेटा, एक चीज तो रह गई। हाँ बाबा, चलिए मैं आपको वो भी दिला देता हूँ। फिर आर्यन और बाबा मिलकर एक मिठाई वाले के पास जाते हैं। आर्यन उनसे कहता है, सुनिए भाई साहब, मुझे गोल गोल तला हुआ प्यारा दे दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ क्या चाहिए। मैं गुलाब जामुन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो गोल भी होता है और तला हुआ भी होता है, जो प्यारा भी होता है। अच्छा, तो सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें गुलाब जामुन चाहिए। इसमें इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या बात है? अभी देता हूँ। ये सारी बातें सुनकर काव्या के पिताजी सोच में पड़ जाते हैं। सच में यह लड़का तो बहुत बुद्धिमान है। काव्या सच कह रही थी। यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। जरूर यह किसी अच्छे घर का लड़का है। इसके बातों से ही लग रहा है कि बहुत बुद्धिमान और कितना संस्कारी है। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसे ही लड़के की जरूरत थी। मैंने तो इसके घर द्वार के बारे में पूछा ही नहीं। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। बाबा, अब मैं चलता हूँ। आपको आपकी सारी चीज मिल गई है। रुको बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? आर्यन मन ही मन सोचता है, मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। पिताजी ने कहा था किसी को भी अपनी असली पहचान मत बताना। कब कौन राजा को मेरे बारे में बता दे, उससे अच्छा झूठ बोल देता हूँ। जी, मेरा नाम सूरज है। वो मैं दूर गांव से आया हूँ। काम की तलाश में हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अनाथ हूँ। रहने का भी ठिकाना नहीं है। अब कहाँ जा रहे हो बेटा? जी पता नहीं, जहाँ ईश्वर ले जाए। मैं सिर्फ उनके भरोसे हूँ। एक काम करो, तुम मेरे घर चलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे नहीं नहीं बाबा, आप तकलीफ मत लीजिए। मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। अरे तुम आज ना होते तो मैं वह सारी चीज खरीद ही नहीं पाता। मैंने कई लोगों से बोला, लेकिन कोई मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा था। कई लोगों ने तो मुझे गालियां तक दे दी। सचमुच बेटे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है और अब मुझे मौका मिला है, तो मुझे भी तुम्हारी सहायता करने का एक मौका तो दो। फिलहाल तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम मेरे घर पर रह सकते हो और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे काम धंधे का भी कोई ना कोई बंदोबस्त लगा ही दूंगा। फिर एक बार तुम्हारा काम लग गया तो फिर तुम किराए पर अपने लिए दूसरा मकान देख सकते हो। तब तक तुम मेरे यहाँ ही रुक जाओ। ठीक है बाबा, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर आर्यन उन बाबा के साथ उनके घर चला जाता है। काव्या उसे देख बहुत खुश होती है। घर जाने के बाद काव्या के पिताजी उसे बाजार की सारी बात बताते हैं। काव्या और भी खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद काव्या सोचती है, सचमुच ये लड़का कोई साधारण नहीं। मैंने जो सोचा था वही निकला। ये बहुत बुद्धिमान और अक्लमंद है, क्योंकि मैंने पिताजी को जानबूझकर पहेलियां में जो चीज़ बताई थी उसका उत्तर एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता था। मुझे पता था कि इन सवालों का जवाब यही दे सकते थे, इसीलिए मैंने जानबूझकर पिताजी को बाजार भेजा था ताकि मैं इनका पता लगा सकूं। काव्या आर्यन के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पिताजी वहां आ जाते हैं और उसे बोलते हैं, बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ पिताजी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, जब से मैं सूरज से बाजार में मिला हूं तब से मेरे मन में ख्याल आ रहा है। सूरज बहुत अच्छा लड़का है और बहुत बुद्धिमान भी है। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेटा, लेकिन वह अनाथ है। उसके माता पिता नहीं है। वह तो काम की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए सूरज से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटी, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम में जितना दिमाग है, तुम जितनी बुद्धिमान हो, उतना ही सूरज भी है। उसकी और तुम्हारी जोड़ी ठीक रहेगी। मैं तुम्हारी शादी सूरज से करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। सूरज सचमुच बहुत ही बुद्धिमान है। मैंने आपको जानबूझकर पहेली में वह चीज़ मंगवाई थी। मैं देखना चाहती थी कि सूरज उन पहेलियों का उत्तर दे भी पाता है या नहीं, लेकिन उसने सभी पहेलियों के सटीक उत्तर दिए। मेरा भी यही सपना था कि मेरी शादी ऐसे ही किसी बुद्धिमान व्यक्ति से हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं अभी सूरज से बात करता हूँ।
थोड़ी देर बाद काव्या के पिताजी आर्यन से बोलते हैं, बेटा सूरज, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं मेरी बेटी के लिए एक लड़के की तलाश में था। मुझे उसके लिए जैसा लड़का चाहिए था वह सारे गुण तुम में हैं। बेटा, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर आर्यन को अपने माता पिता का ख्याल आता है। मन ही मन सोचता है, क्या करूं? मुझे तो कैसे भी करके अपने माता पिता की जान बचानी है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। इनकी बेटी काव्या बहुत बुद्धिमान है। जिस तरह से उसने बाजार में चीज पहेली में बताई थी, मुझे लगता है राजा के उन 3 सवालों का जवाब काव्या ही दे पाएगी। अगर काव्या ने उन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो मेरे माता पिता की जान बच जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे इन्हें सच्चाई बतानी होगी। बाबा, मैं काव्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी वो शर्त पूरी होती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शर्त? कैसी शर्त? वहां पर काव्या भी आ जाती है। फिर आर्यन बोलता है, माफ कर देना बाबा, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा नाम सूरज नहीं आर्यन है और मैं कोई अनाथ नहीं। मेरे माता पिता हैं। मैं एक मंत्री का बेटा हूँ। और आर्यन सारी बातें उन दोनों को बता देता है। दोनों यह सारी बातें सुन बहुत चौंक जाते हैं। फिर काव्या बोल पड़ती है, तुम मुझे वह सवाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और आर्यन सारी बातें उन दोनों को बता देता है। दोनों यह सारी बातें सुन बहुत चौंक जाते हैं। वह तीनों सवाल काव्या से पूछता है। वह सवाल सुन काव्या के पिताजी का भी सर चकरा जाता है। वह बोलते हैं, यह तो बहुत अजीब सवाल है। ऐसे सवाल तो मैंने भी आज तक नहीं सुने। तुम्हारा राजा भी कितने अजीब हैं। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। मैं मजबूर हूँ बाबा, अब आप ही बताइए। एक तरफ मेरे माता पिता हैं जिनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। मुझे इन सभी सवालों के जवाब पता है। ये बात सुनकर आर्यन भी चौंक जाता है और बोलता है, क्या सच में? तुम सच कह रही हो? तुम इन सवालों के जवाब जानती हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं सभी सवालों के जवाब जानती हूँ, लेकिन मैं शादी के बाद ही इन सवालों के जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे उस राजा के महल भी जाना होगा। आर्यन यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह शादी के लिए मान जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। आर्यन काव्या को लेकर अपने गांव आ जाता है। आर्यन के माता पिता आर्यन को देख बहुत खुश हो जाते हैं। आर्यन उन्हें काव्या से मिलाता है और सारी बातें बताता है। माँ, बाबूजी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं उनके सभी सवालों के जवाब दे सकती हूँ। लेकिन बाबूजी, उसके लिए मुझे महल जाना होगा। आप एक काम कीजिए, आप राजा के पास जाइए और उन्हें कहिए कि मैं उनके सारे सवालों के जवाब दे सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, उन्हें मुझे अपने महल में 2 दिन तक घूमने की अनुमति देनी होगी। मैं जिस वक्त उस महल जाऊँ, मुझे आने की इजाज़त देनी होगी, चाहे वह दिन हो या रात। मैं 2 दिन तक उनके महल पर नज़र रखूंगी और फिर 2 दिन बाद उनके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। ठीक है बेटा, मैं आज ही राजा के पास जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। फिर मंत्री राजा के पास जाकर बोलता है, महाराजा, आपके लिए खुशखबरी है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या तुमने मेरे सवालों के जवाब का पता लगा लिया? तो जल्दी बताओ, उन तीनों सवालों के जवाब क्या है? महाराज, मेरे पास आपके तीनों सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन मेरी बहू के पास है। मेरी बहू को इन तीनों सवालों के जवाब पता है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटे की तो शादी अब तक नहीं हुई है। फिर मंत्री राजा को सारी बात बताता है। मेरी बहू का कहना है वह 2 दिन बाद आपको आपके सवालों के जवाब दे देगी, लेकिन उसके लिए मेरी बहू ने एक शर्त रखी है। उसकी शर्त यह है कि उसे बिना किसी रोक टोक के इस महल के अंदर प्रवेश दिया जाए। वह चाहे दिन हो या रात हो, 2 दिन वह आपके महल में आना चाहती है। ठीक है, हम तुम्हारी बहू की शर्त को स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बहू 2 दिन जब चाहे इस महल में आ सकती है, किसी भी कमरे में जा सकती है, पूरा महल घूम सकती है। तुम उसे जाकर कह दो कि मुझे 2 दिन बाद मेरे सवालों के जवाब चाहिए। फिर मंत्री घर जाकर अपनी बहू को सारी बात बताता है।
ये बात सुन काव्या भी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। उसके बाद काव्या उस महल में जाती है और बहुत देर तक वहीं रुकती है और नजर रखती है। वह देखती है कि रानी के कमरे में से एक आदमी चोरी चुपके से बाहर आ रहा होता है। काव्या को उस पर शक होता है। फिर दूसरे दिन वह यह बात आर्यन को बताती है। लेकिन काव्या, उस आदमी का इन सवालों से क्या लेना देना है? लेना देना है मुझे। आज रात को भी वहां जाना होगा और इस बात की पुष्टि करनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। काव्या उस रात को भी उस महल के बाहर जाकर उस आदमी पर नजर रखती है। थोड़ी देर बाद वह आदमी वहां आता है और कमरे में चला जाता है। काव्या भी उस कमरे के पास चली जाती है और उन दोनों की बातें सुनती है। उसके बाद काव्या अपने घर लौट आती है और दूसरे दिन महल में काव्या को बुलाया जाता है। तो राजा काव्या से कहता है, देखो बहू रानी, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी शर्त मानी है। जैसा कि तुमने वादा किया था कि 2 दिन बाद तुम मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दोगी। अब वो वक्त आ चुका है। तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब बताओ, मेरे उन तीनों सवालों के जवाब क्या है? मुझे बहुत बेसब्री से इसका इंतजार है। तुमने मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। तुम जो चाहोगी तुम्हें वह सब मिलेगा। ठीक है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके तीनों सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। आपका पहला सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर तो जाती है लेकिन नीचे नहीं आती। इसका जवाब है उम्र। उम्र ही ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सच कहा। सच में बहू रानी, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। यह जवाब तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बहू रानी, मेरे अगले सवाल का भी उत्तर दो। आपका अगला सवाल था कि दुनिया की ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जो खरीदी नहीं जा सकती। इसका उत्तर है समय। समय एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कीमती है, लेकिन दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर आदमी समय को खरीद नहीं सकता। समय किसी के भी हाथ में नहीं होता। यह सुनकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बोल पड़ता है, शाबाश बहू रानी, तुमने यह भी बिल्कुल सच कहा। इस दुनिया में समय ही सबसे कीमती चीज है जो कभी खरीदी नहीं जा सकती। बहू रानी, बस मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं तुम्हें सब दे दूंगा। और मुझे यकीन है मेरे तीसरे सवाल का भी जवाब तुम दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। आपका तीसरा सवाल यह था कि मछली पानी में रहकर किस वक्त पानी पीती है। इस सवाल का जवाब तो आपके महल में ही है। यह तुम क्या कह रही हो बहू रानी? इस बात का उत्तर भला मेरे महल में कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। आप आपके महल के सेवक हरिदास को यहाँ बुलाएं, तभी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगी। फिर काव्या के कहने पर राजा हरिदास को वहां बुलाते हैं। फिर काव्या बोलती है, आप इस हरिदास से पूछिए कि इसका महारानी से क्या संबंध है। ये बात सुनकर राजा चौंक जाते हैं। हरिदास, चुप क्यों खड़े हो? बोलो, यह बहू रानी क्या कह रही है? तुम्हारा महारानी से क्या संबंध है? महाराज, मुझे नहीं पता कि बहू रानी क्या कह रही है। भला मेरा महारानी के साथ क्या संबंध हो सकता है? मैं तो एक मामूली सा सेवक हूं। आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैंने किया क्या है? सच सच बताओ हरिदास, तुम झूठ नहीं बोल सकते। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। एक तो तुम अपने मुंह से महाराज को सारी सच्चाई बता दो, वरना मैंने जो सुना है मैं वह सारी बातें महाराज को बता दूंगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। और अगर मैंने महाराज को सारी बातें बता दी तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। उससे अच्छा अपना जुर्म तुम खुद ही कबूल कर लो। ये सारी बातें सुन हरिदास बहुत डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह डरते डरते महाराज से कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह सब मैंने महारानी के कहने पर किया था। मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनके पास जा सकूं, लेकिन महारानी ने ही मुझे उकसाया था। मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। महाराज को यह सुन बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से बोलते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू रानी, तुम हमें सारी बात बताओ। दरअसल महाराज, आपके रहते हुए
महारानी के संबंध इस हरिदास के साथ हैं। मैंने 2 दिन आपके महल में आने की इजाज़त इसलिए मांगी थी कि मैं इस महल में रहकर इस बात का पता लगा सकूं कि आखिर इस महल में चल क्या रहा है, जो आपको भी नहीं पता। मैंने देखा कि 2 दिन से यह सेवक आधी रात को महारानी के कमरे में जाता था, और तो और कल रात मैंने महारानी और इस हरिदास की बातें भी सुनी। उन बातों से मुझे यह पता चला कि यह पिछले कई सालों से आपके पीठ पीछे यह गंदा काम कर रहे हैं। महारानी और यह सेवक आपको धोखा दे रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है। वे सैनिकों से कहकर हरिदास को बंदी बना लेते हैं और महारानी को भी बंदी बना लेते हैं। महाराज पूरी तरह से टूट जाते हैं और काव्या से कहते हैं, बहू रानी, तुमने सच सामने लाकर बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पीठ पीछे महारानी ये सब कर रही है। मुझे तो इस बात की कभी भनक ही नहीं पड़ी। महाराज, आपके तीसरे सवाल का यही उत्तर है। अगर महल में रहते हुए आपको अपनी पत्नी के बारे में यह तक नहीं पता कि वह कब क्या करती है, फिर कोई आदमी यह कैसे बता सकता है कि मछली पानी में रहकर जल कब पीती है। यह सारी बातें सुनकर महाराज भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और काव्या की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं, शाबाश बहू रानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, और तो और तुमने एक बहुत बड़े राज्य से पर्दा भी उठा दिया। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं और कितने दिन बेवकूफ बना रहता। इस राज्य को तुम्हारे जैसी सोच और बुद्धिमान रानी की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आर्यन मेरी जगह ले ले और तुम एक महारानी की जगह ले लो, क्योंकि तुम दोनों इसके काबिल हो। मैं आज से ही मेरा राजपाट छोड़कर जा रहा हूं। अब मेरा यहां बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। मैं इस धोखे के साथ यहां और नहीं रह सकता। अगर यहां रहूंगा तो बार बार मुझे महारानी का दिया हुआ धोखा ही याद आएगा। इससे अच्छा मैं बहुत दूर चला जाता हूं। अब यह राजपाट मुझसे ना हो पाएगा। मैं नहीं संभाल पाऊंगा और मैं आर्यन को यहां का नया राजा घोषित करता हूं। मुझे यकीन है तुम दोनों इस राज्य की देखभाल बहुत अच्छे से कर पाओगे।